हेलो एवरीवन। पार्टनरशिप अकाउंट्स का रिवीजन हम लोग कर रहे थे, सीए फाउंडेशन, सीएमए इंटरमीडिएट। फर्स्ट 2 पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए। पहले पार्ट में बेसिक फाइनल अकाउंट्स, पीएल अप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेकेंड पार्ट में रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हमने स्टार्ट किया और एक एडजस्टमेंट हमने कैटर किया गुडविल का। डन है। मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि जब भी रिकंस्टिट्यूशन होगा कुछ एडजस्टमेंट्स हमें करने पड़ेंगे पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स में, जिसमें सबसे पहला एडजस्टमेंट जो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया वो है गुडविल का। एकदम बेसिक चीज सीखा, जो भी पार्टनर गेन करेंगे वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को कंपेंसेट करेंगे। किस वैल्यू के बेसिस पे? फर्म की गुडविल की वैल्यू के बेसिस पे। जर्नल एंट्री, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। गुडविल का वैल्यूएशन 5 मेथड: एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन, एन्युटी मेथड, हिडन प्रॉफिट, हिडन गुडविल मेथड। ठीक है। जर्नल एंट्री, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं रिकंस्टिट्यूशन का पार्ट 2, और इस वीडियो में 2 एडजस्टमेंट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। जब भी पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होगा इन 2 चीजों के बारे में ध्यान देना है। क्या क्या? एक, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। दूसरा, रिजर्व्स या लॉसेस जो बैलेंस शीट, फर्म की बैलेंस शीट में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स या अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस एग्जिस्ट करते हैं, उनका रिकंस्टिट्यूशन के समय क्या होगा। अब हम लोग 2 एडजस्टमेंट की बात करेंगे, एक रीवैल्यूएशन और दूसरा रिजर्व्स और लॉसेस विच आर अनडिस्ट्रीब्यूटेड विच आर लाइंग इन द बैलेंस शीट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। अब चाहे एडमिशन का क्वेश्चन हो पार्टनर, चाहे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन हो, चाहे डेथ ऑफ अ पार्टनर का क्वेश्चन हो, ये दोनों एडजस्टमेंट आपको तीनों ही टाइप के क्वेश्चन में दिख सकते हैं। पहले मैं आपको बेसिक रीवैल्यूएशन का मतलब समझाऊंगा, क्या वगैरह क्यों करते हैं, फिर एडमिशन में क्या करना है, रिटायरमेंट में क्या करना है, डेथ में क्या करना है वो सिखाऊंगा। ये दोनों एडजस्टमेंट कंपैरेटिवली ईजियर है देन दी गुडविल, क्योंकि यहां पे जो चीजें हैं वो बहुत सिंपल तरीके से आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी है, कोई दिमाग खराब करने वाला या कोई टेक्निकल चीजें यहां पे आने वाली नहीं है। स्टार्ट करें। सबसे पहले एडमिशन ऑफ अ पार्टनर वाले चैप्टर में इंस्टीट्यूट की मैथ में रीवैल्यूएशन के बारे में उन्होंने बताया है, और ये रीवैल्यूएशन सिर्फ एडमिशन के टाइम नहीं, चाहे एडमिशन हो किसी पार्टनर का, चाहे रिटायरमेंट हो किसी पार्टनर का, चाहे किसी पार्टनर का डेथ हो, तीनों ही टाइम ये एडजस्टमेंट हमें करना पड़ेगा। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का एडजस्टमेंट है क्या, पहले ये समझने की कोशिश करो फटाफट। जब भी पार्टनरशिप फर्म में रिकंस्टिट्यूशन होगा, पहले एक फर्म चल रहा था जिसको हम लोग नॉर्मली ओल्ड फर्म बोल सकते हैं। रिकंस्टिट्यूशन के बाद पार्टनर्स की जो हिस्सेदारी है, पार्टनर्स की जो राइट्स है वो कुछ चेंज हो जाएंगी, तो रिकंस्टिट्यूशन के बाद एक नया फर्म उभर के आएगा। फर्म का नाम वगैरह चेंज नहीं होगा, बस पहले जो रिलेशन था उससे कुछ रिलेशन में चेंजेस आएंगी। अब जो पुराने पार्टनर्स फर्म को चला रहे थे, उनकी अगर बैलेंस शीट देखोगे फर्म की, तो उस बैलेंस शीट में तुमको कुछ एसेट्स एंड लायबिलिटीज दिखाई देंगी, जैसे फिक्स्ड एसेट लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर। डेटर्स, करंट एसेट डेटर्स हो गया, स्टॉक हो गया, कैश बैंक बैलेंस हो गया, प्रीपेड आउटस्टैंडिंग वगैरह, बहुत सारी चीजें आपको दिखाई दे सकती है एसेट्स और लायबिलिटीज में। जब भी पार्टनरशिप फर्म का कंस्टिट्यूशन होगा, कोई नया पार्टनर आएगा या कोई पुराना पार्टनर जाएगा, तो वो नया आने वाला पार्टनर और पुराना जाने वाला पार्टनर दोनों ही ये बात बोलेंगे आपको कि जो प्रॉफिट फर्म ने कमाया पीएल से हमने कैलकुलेट किया रेगुलर बेसिस पे, वो तो हमने अपने बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, बट हमारे पास जो एसेट्स है, जो लायबिलिटीज है, जिनको हम अपनी बैलेंस शीट में दिखा रखे हैं, अगर इनकी वैल्यूज में कुछ डिफरेंसेस है, तो उसका भी प्रॉफिट लॉस का एडजस्टमेंट या हिसाब हमें अपने बीच में कर लेना चाहिए। एग्जाम्पल, हमारी बैलेंस शीट में एक लैंड है, 5 लाख रुपए उसकी कॉस्ट थी, डेप्रीसिएशन लैंड पे लगता नहीं, तो वो आज तक बैलेंस शीट में 5 लाख का ही दिखाई दे रहा है। बट अगर आज के दिन आप इस लैंड की मार्केट वैल्यू देखोगे, मार्केट वैल्यू, फेयर वैल्यू, तो इस लैंड की फेयर वैल्यू है 25 लाख रुपए। मतलब जब खरीदे थे 5 लाख, 3 साल, 4 साल, 10 साल, 15 साल गुजरने के बाद इसकी वैल्यू अब 25 लाख हो गई। जो भी पार्टनर इस फर्म में थे, जिनके रहते हुए ये वैल्यू बढ़ी है, वो चाहेंगे ना कि ये जो 20 लाख की वैल्यू इंक्रीज हुई है, 20 लाख की वैल्यू इंक्रीज हुई है, हमने अभी लैंड को बेचा नहीं इसीलिए ये पैसा अभी आया नहीं, बट जब भी लैंड बेचा जाएगा ये 20 लाख का प्रॉफिट फर्म में आएगा। अगर ये प्रॉफिट फर्म में आएगा तो इस 20 लाख के प्रॉफिट का भी हिसाब आपको करना होगा। अगर कोई पार्टनर जा रहा है रिटायरमेंट या डेथ, वो बोलेगा ये लैंड
तब खरीदा गया था जब मैं पार्टनर था। ये लैंड की वैल्यू जो अक्रियू की है, वैल्यू बढ़ी है, ये मेरे पार्टनर रहते रहते बढ़ी है, तो इस प्रॉफिट की हिस्सेदारी मेरे को चाहिए। अगर कोई नया पार्टनर आएगा तो हम उसे कहेंगे, देख ये जो लैंड तेरे को 5 लाख का दिख रहा है, ये 5 लाख का नहीं 25 लाख का है आज के दिन। तो तुम जब आओगे इसके बाद हम लोग 25 लाख की वैल्यू कंसीडर करेंगे। अगर कल ये लैंड 30 लाख में बिकता है तो प्लीज तुम ये मत बोलना मेरे को 25 लाख के प्रॉफिट में हिस्सेदारी दो, क्योंकि 20 लाख का प्रॉफिट तो तुम्हारे आने से पहले ही अक्रियू कर गया था, उस समय तो तुम थे ही नहीं, तो तुमको इस प्रॉफिट में हिस्सेदारी भी नहीं मिलनी चाहिए। जो रेगुलर प्रॉफिट लॉस हम लोग कमाते हैं बिजनेस ऑपरेशन से, वो तो हर साल प्रॉफिट लॉस बना के हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। बट जो एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यूएशन में कोई अगर जो बुक वैल्यू दिख रहा है वो उसकी एक्चुअल वैल्यू या फेयर वैल्यू के से डिफरेंट है, तो वो जो डिफरेंस प्रॉफिट लॉस है उसका हिसाब जब भी रिकंस्टिट्यूशन होगा उससे पहले कर लिया जाएगा, ताकि बाद में जाके उसको लेके कोई झगड़ा पार्टनर्स के बीच में ना हो। और यही वैल्यू की एडजस्टमेंट एसेट लायबिलिटी की हम लोग करेंगे बाय यूजिंग रीवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। दो नाम दिख रहा होगा, एक रीवैल्यूएशन अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। एक ही चीज का दो नाम है, आप कोई भी नाम यूज कर सकते हो। ये हम लोग यूज करेंगे और ये काम किया जाएगा चाहे कोई फर्म में पार्टनर नया आ रहा है या फर्म से कोई पार्टनर जा रहा है। और ये जो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस है ये पुराने फर्म में अक्रियू हुआ सॉरी, अगर पुराने फर्म में अक्रियू हुआ तो इस प्रॉफिट और लॉस का जो भी खुशी या दुख है वो ओल्ड पार्टनर्स बियर करेंगे, अपनी रेशियो में बियर करेंगे पीएसआर में। ये प्रॉफिट हम लोग नॉर्मली बोलते हैं ओल्ड पार्टनर को ओल्ड पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। प्रॉफिट है तो भी वो लेंगे, लॉस है तो भी वो लेंगे। सर जो पार्टनर नया आएगा वो ये क्यों करना चाहेगा? वो तो चाहेगा कि वैल्यू 5 लाख की रहे ताकि हायर वैल्यू पे बिके तो हमको प्रॉफिट हो। प्रॉफिट के बारे में सोच रहे, लॉस के बारे में सोचो। डेटर दिख रहा है 50 लाख, 50 लाख में 20 लाख का डेटर ऐसा है जिसका फ्यूचर में पैसा नहीं आएगा। अभी हमको पता है बैड डेट होने वाला है, हमने जानबूझ के बैलेंस शीट में 50 लाख डेटर दिखा रखा है ताकि हायर वैल्यू दिखे और वो पार्टनर जब आए हायर कैपिटल वगैरह लेके आए। पार्टनर देखा इसमें तो ये 20 लाख के डेटर बेकार है, ये नुकसान हम नहीं बियर करेंगे, ये नुकसान तुम लोग ही बांटो क्योंकि अभी तक हम पार्टनर थे ही नहीं। तो अगर वो नुकसान तुमको बांटने बोलेगा तो क्या तुम उसको प्रॉफिट के लिए छोड़ दोगे कि तुम उसको प्रॉफिट से भी हिस्सेदारी से हटा दोगे? तुम प्रॉफिट के लिए हटाओगे, वो नुकसान के लिए अपने आप को हटाएगा। तो रीवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट कंपल्सरीली करना ही पड़ेगा अगर बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर डिफरेंट, मटेरियली डिफरेंट फ्रॉम देयर फेयर वैल्यू और मार्केट वैल्यू। देखो क्या लिखा, When a new partner is admitted, ये नए पार्टनर के हिसाब से बता रहा है, पार्टनरशिप assets are revalued and liabilities are reassessed. Revaluation account is opened for this purpose. This account is debited with all reduction in value of asset. ये सिखा रहा हूं। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा कैसे या रीवैल्यूएशन का आपका थिंकिंग प्रोसेस क्या रहेगा? बिल्कुल सिंपल, ध्यान से मेरी बात सुनना। रीवैल्यूएशन किसका हो रहा है? एसेट्स लायबिलिटी का। ध्यान से, अगर एसेट की वैल्यू हम लोगों को बढ़ानी है, एक लैंड है बैलेंस शीट में 5 लाख दिख रहा है जिसकी फेयर वैल्यू अभी 7 लाख है, तो हमको एसेट की वैल्यू बढ़ानी है। ये हमारे लिए प्रॉफिट है। प्रॉफिट आप जानते हैं, एसेट का वैल्यू अगर बढ़ाना है तो ये अच्छी बात है, हमारे लिए प्रॉफिट है। अगर एसेट की वैल्यू कम करनी है, डेटर है 50 लाख का जिसमें 20 लाख का बैड डेट है जो हो जाएगा फ्यूचर में, तो ये लॉस हम लोगों को अभी अपने बांटना पड़ेगा। अगर एसेट की वैल्यू कम करनी है तो ये हमारे लिए क्या है? लॉस है। ऑन दी अपोजिट एंड लायबिलिटी, अगर लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ाना है, कोई लायबिलिटी है जो हमने रिकॉर्ड कर नहीं रखी है या कोई लायबिलिटी है जिसको लोअर वैल्यू पे रिकॉर्ड किया बट पेमेंट ज्यादा करना है, तो अगर लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ाना है ये हमारे लिए लॉस है। और अगर लायबिलिटी का वैल्यू कम करना है तो ये हमारे लिए गेन है या प्रॉफिट है। सबसे पहले हम लोग एसेट्स लायबिलिटी की बुक वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू या फेयर वैल्यू को कंपेयर करेंगे। अगर एसेट का वैल्यू बढ़ाना है प्रॉफिट, एसेट का वैल्यू गिराना है लॉस। लायबिलिटी के लिए बिल्कुल ऑपोजिट। अब अकाउंटिंग सीखना कुछ नहीं है, अगर प्रॉफिट है प्रॉफिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, अगर लॉस है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। अरे यार इसका दूसरा नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट लॉस अकाउंट पे क्या सीखे थे? प्रॉफिट है तो क्रेडिट, लॉस है तो डेबिट। तो तुमको भी यही करना है। अगर एसेट का वैल्यू बढ़ाना है प्रॉफिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट पे क्रेडिट कर दो, बाई एसेट लिख दो। एसेट का वैल्यू गिराना है लॉस, रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड में टू एसेट जो लॉस है वो लिख दो।
तो अगर प्रॉफिट है रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, लॉस है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। और जो भी सारे एसेट लायबिलिटी का रीवैल्यूएशन करके नेट रीवैल्यूएशन का जो फाइनल फिगर रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं रीवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस। और ये रीवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस क्योंकि पुराने पार्टनर ने किया है, इसका शेयरिंग भी हम लोग करेंगे ओल्ड पार्टनर्स में इन ओल्ड पीएसआर। उनका जो पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें इस प्रॉफिट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करके वो खत्म कर देंगे। अब जो होगा नए सिरे से होगा, पुराने वाले सारे पाप और पुण्य हमने धो डाले। तो रिकंस्टिट्यूशन में करना क्या है, पुराने पाप पुण्य को खत्म करके अब नई बैलेंस शीट बना के हम लोगों को आगे काम बढ़ाना है। तो बहुत ही सिंपल है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा विथ ऑल रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट एंड ऑल इंक्रीज इन लायबिलिटी, ये लॉस है, एंड क्रेडिटेड विथ इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। द डिफरेंस इन टू साइड्स विल शो प्रॉफिट और लॉस। दिस इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर क्रेडिट साइड बड़ा है प्रॉफिट, डेबिट साइड बड़ा है लॉस, लॉस है तो पार्टनर अकाउंट में डेबिट कर दो, प्रॉफिट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दो। अगर प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब प्रॉफिट बांटने जा रहे हो, रिवैल्यूएशन खत्म करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो ओल्ड पीएसआर। लॉस है बांटना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन बंद हो गया और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लॉस ओल्ड पीएसआर में ट्रांसफर कर दिया। सीए में इंटर वाले बच्चे, पहले मैं बोलता था आप लोगों को जर्नल एंट्री भी आनी चाहिए, बट अब क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है इस बार, आगे भी ऑनलाइन रहेगा, जर्नल एंट्री याद करने की जरूरत नहीं है, तो भी याद रखो एमसीक्यू वगैरह में पूछ सकता है। आप लोगों को अब मेनली रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं वो ध्यान रखना है। मैंने सबसे इजी तरीका सिखाया। अगर रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट है तो नीचे आपको फेयर वैल्यू दिया है, बैलेंस शीट में बुक वैल्यू दिया है, कंपेयर करते जाओ, पास में लिखते जाओ, 2000 प्रॉफिट, 3000 लॉस, 2000 लॉस, 4000 प्रॉफिट लिखते जाओ। नेट रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करो और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट दो। बट ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कभी कभी बोलता है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, तब तो बनाना ही है। नहीं भी बनाने बोले तो आपको वर्किंग नोट में रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट देना है। दो तरीका, स्टेटमेंट फॉर्म में भी दे सकते हो, अकाउंट बना के भी कर सकते हो। स्टेटमेंट में प्रॉफिट पॉजिटिव, लॉसेज नेगेटिव, जो नेट आया वो बांट दिया, और रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हो, प्रॉफिट क्रेडिट साइड, लॉसेज डेबिट साइड। क्लियर है क्या? ये बेसिक रिवैल्यूएशन का तरीका होता है। तो जो भी पुराने पार्टनर्स है, अगर उनके पास जो एग्जिस्टिंग एसेट है उसमें कोई वैल्यूज में प्रॉफिट्स या लॉसेस है, वो रीवैल्यूएशन करके उन प्रॉफिट्स या लॉसेस को अपने में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अब इसी का एक दूसरा वेरिएंट है। कभी कभी पार्टनर लोग अपने में डिसाइड करते हैं कि जो रिवाइज्ड वैल्यूज है वो हम लोग बुक्स में रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। यानी ध्यान से सुनना, लैंड का वैल्यू मान लो 5 लाख था, फेयर वैल्यू लैंड का 7 लाख है। अगर मैं एंट्री पास करता हूं लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, 2 लाख से वैल्यू बढ़ा रहा हूं, अगर मैं ये एंट्री पास करूंगा तो एक तो 2 लाख का प्रॉफिट आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में, और लैंड जो 5 लाख का था अब बैलेंस शीट में बढ़ के 7 लाख हो जाएगा। अगर हमको बोलता है, कुछ नहीं बोलता है, क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता है, हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, एसेट्स की वैल्यू, लायबिलिटीज की वैल्यू फेयर वैल्यू के हिसाब से रीस्टेट कर देते हैं। एसेट बढ़ जाएगा और जो भी प्रॉफिट है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बट कभी कभी पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि हम अपनी बैलेंस शीट की वैल्यूज को चेंज नहीं करेंगे, हिसाब हम लोग करेंगे। क्यों? जो पुराने पार्टनर है प्रॉफिट होगा तो वो बोलेंगे हम हिसाब करेंगे, नया पार्टनर देखेगा अगर कुछ लॉस है तो वो बोलेगा तुम लोग अपने पहले लॉस का हिसाब कर लो। हिसाब होगा बट हम लोग वैल्यूज को चेंज नहीं करना चाहते। इसको हम लोग बोलते हैं मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। क्या बोलते हैं? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का सिंपल मतलब, हिंदी में बोल रहा हूं, हिसाब करना है रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस का, बट वैल्यूज चेंज नहीं होगी। जैसे वैल्यूज थी पहले वही वैल्यूज दिखेगी। हम लोग एसेट लायबिलिटीज को बैलेंस शीट में चेंज नहीं करेंगे। सर ये क्यों करते हैं? तुम्हारी बैलेंस शीट के बेसिस पे तुम बहुत जनों को इंफॉर्मेशन देते हो, तुम इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह फाइल करते हो। अगर बैलेंस शीट वैल्यू अचानक चेंज होता है ना तो तुमको बहुत एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है लोगों को। तो अगर दिख रहा है चेंज मटेरियल है थोड़ा, बट इतना भी मटेरियल नहीं है कि चेंजेस को बुक्स में दिखाना पड़े, हम लोग वो रिवैल्यूएशन को बुक्स में नहीं करते, हम लोग सिर्फ उसका हिसाब करके खत्म कर देते हैं। हम लोग ये हिसाब पता है कैसे करते हैं? कैपिटल एडजस्टमेंट, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट करके प्रॉफिट लॉस का उसको बंद कर देते हैं। एसेट लायबिलिटीज को हम लोग हाथ नहीं लगाएंगे।
सर अब ये करना कैसे है? इसके लिए हम लोग एक मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। सर क्वेश्चन अकाउंट बनाने बोलेगा क्या? हाँ बोलेगा। नहीं बोलेगा तो सर कैसे करना है वो 2 मिनट बाद सिखाऊंगा। पहले जब अकाउंट बनाने बोला है, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट 2 पार्ट में बनेगा, 2 पार्ट में, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम लोग नॉर्मल रीवैल्यूएशन करेंगे, जो मैंने अभी आपको सिखाया। प्रॉफिट है क्रेडिट, लॉसेज है डेबिट, जो भी डिफरेंस बचेगा प्रॉफिट लॉस का, यानी नेट प्रॉफिट लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, ओल्ड पार्टनर ओल्ड पीएसआर। हम लोग नॉर्मल रीवैल्यूएशन करेंगे, जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड पीएसआर में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है। अब जैसे ही मैंने रीवैल्यूएशन की एंट्रीज की, एसेट की वैल्यू बढ़ गई, लायबिलिटी की वैल्यू गिर गई, बट हमको तो वैल्यू चेंज नहीं करना है, तो सेकंड पार्ट में हम सारी रीवैल्यूएशन को रिवर्स करेंगे। यानी जो प्रॉफिट्स, एसेट की वैल्यू बढ़ी तो मैंने रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा, अब वही चीज मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिख के उसको नलीफाई करूंगा, रिवर्स करूंगा। अगर पहले प्रॉफिट आया था, पहले प्रॉफिट, तो अब क्या आएगा? लॉस। पहले लॉस आया था तो अब क्या आएगा? प्रॉफिट। ये जो भी लॉस या प्रॉफिट होगा, अब मैं लॉस या प्रॉफिट लिख रहा हूं, उसका उल्टा ये लॉस या प्रॉफिट हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ऑल पार्टनर्स इन न्यू पीएसआर, ऑल पार्टनर्स इन न्यू पीएसआर। कुछ नहीं है रे, कैपिटल एडजस्टमेंट है। ओल्ड पीएसआर न्यू पीएसआर अपने आप प्रॉफिट लॉस सैक्रिफाइसिंग रेशियो में एडजस्ट हो गया, गेनिंग रेशियो में एडजस्ट हो गया। तो जो लैंड का वैल्यू 5 लाख से 2 लाख हुआ था, प्रॉफिट का हिसाब करना है बट वैल्यू चेंज नहीं करनी, तो हम लोग नए पार्टनर को बोलेंगे ये 2 लाख के प्रॉफिट में जो तुम्हारा हिस्सा है ना, तुम उसका हम लोगों को क्रेडिट दे दो, तुम उसके हिसाब से पैसे ले आओ और वो हमारे कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दो। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। क्योंकि फ्यूचर में अगर वैल्यू 5 लाख की दिख रहा है और मैं बेचा 10 लाख में, तो 5 लाख के प्रॉफिट में नए पार्टनर भी हिस्सेदारी मांगेगा, जबकि वो तो 7 लाख के बाद आया था। इसीलिए हम लोग बोलते हैं नए पार्टनर को कि इस प्रॉफिट में अगर तुमको हिस्सेदारी चाहिए, तुम अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट का हिस्सा ले आओ, हम लोग वो सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो में बांट लेंगे, और उसके बाद जैसा बुक्स में पहले वैल्यू था वैसा ही रहेगा। जब बेच के प्रॉफिट लॉस होगा तो नॉर्मल सारे पार्टनर मिलकर बांटेंगे, उस समय कोई गिला शिकवा नहीं रहेगा। इसको हम लोग बोलते हैं मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन। ये तभी यूज करना है जब क्वेश्चन आपको बोला है कि वैल्यूज नॉट टू बी ऑल्टर्ड। अगर नहीं बोला है तो आप हमेशा नॉर्मल रीवैल्यूएशन करेंगे, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन यूज नहीं करेंगे। तो मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट 2 पार्ट में बनता है। पहला पार्ट नॉर्मल रीवैल्यूएशन, प्रॉफिट लॉस जो भी आएगा ओल्ड पार्टनर ओल्ड पीएसआर। दूसरा पार्ट रिवर्स रीवैल्यूएशन, अब लॉस या प्रॉफिट जो आएगा वो ऑल पार्टनर्स इन न्यू पीएसआर में बांट लेंगे, जो डिफरेंस होगा वो अपने आप सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो में एडजस्ट हो गया पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। सर इतना काम करना पड़ेगा अगर मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन है? यस। अगर क्वेश्चन अकाउंट बनाने बोलता है तो पूरा काम करना है, अगर अकाउंट बनाने नहीं बोलता तो एक बहुत इजी तरीका है। क्या इजी तरीका? सबसे पहले सुनना ध्यान से, सबसे पहले स्टेटमेंट बना के रीवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर लो। जैसे मैंने सिखाया, लैंड में 2000 वैल्यू बढ़ा, प्लांट मशीनरी में 3000 वैल्यू कम हुआ, डेटर में 1000 वैल्यू कम हुआ, नेट में 2000 का लॉस, ऐसे एक स्टेटमेंट बना लो। फिर क्या करना, जो तुमको टेबल सिखाया था ए बी सी, पहले ये रीवैल्यूएशन लॉस ओल्ड रेशियो में जाना चाहिए था, ए और बी को दे दिया। अब ये न्यू रेशियो में जाएगा, ए बी और सी तीनों को दे दिया। जो गेन किया वो डेबिट, जो सैक्रिफाइस किया वो क्रेडिट। जर्नल एंट्री वही रहेगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। जर्नल एंट्री में कोई चेंज नहीं आएगा, ये एंट्री हमेशा याद रखो। जब भी बोलेगा कि बुक्स में हम लोग इस चीज का इफेक्ट नहीं दिखाना चाहते, बैलेंस शीट वैसी की वैसी दिखेगी, तो हम लोग हमेशा कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे, और कैपिटल एडजस्टमेंट का जर्नल एंट्री हमेशा होगा गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। इसको हम लोग बोलते हैं मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन। हिसाब करना है बट बुक्स में चेंज नहीं करना है, तो कैपिटल से एडजस्ट करके खत्म कर दो। फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो सबका होगा, कोई पार्टनर वहां पे हिस्सेदारी अपना सिर्फ नहीं बोलेगा। डन। ये कुछ पैरा मैं चाहता हूं अपने पढ़े इसका। इट शुड बी नोटेड दैट इफ देयर इज प्रॉफिट इन द फर्स्ट हाफ of memorandum revaluation, the latter half will show a loss. Conversely, if first half shows a loss, the latter half shows a profit.
When memorandum revaluation is prepared, the book values or asset liabilities do not change. In fact, the resultant profit loss on revaluation is adjusted through partner's capital account. In this way, the amount invested as capital by the incoming partner may be set at a level that reflects the current fair value of the partnership, even though the book values of assets and liabilities remains unchanged. वो जो कैपिटल लेके आ रहा है उसके अंदर जो भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस उससे मंगवाना था मंगवा लिया, अब आगे जो भी प्रॉफिट नुकसान होगा वो सबका है, उससे जो एक्स्ट्रा मंगाना था हमने पहले ही मंगा लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। डन है क्या बात? अच्छे से, बहुत ध्यान से। सीए में, इंटर में या फाउंडेशन में शॉर्ट नोट्स भी आ सकता है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। क्लियर है सबको? बिल्कुल। ये था मेरा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट लायबिलिटी। अब भैया एडमिशन में तो समझ गए क्या करना है, रिटायरमेंट में भी सेम काम करना है। अगर नॉर्मल रिवैल्यूएशन है, जो भी प्रॉफिट लॉस आया वो ऑल पार्टनर्स में बांट दो, ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड पीएसआर। पहले कितने पार्टनर थे? मान लो 3 थे, ए बी सी। अब बी जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट तीनों में बांट देंगे उनकी पीएसआर में। अगर नया आ रहा है तो जो पुराने थे उनमें, अगर कोई जा रहा है तो पुराने पार्टनर में ओल्ड पीएसआर। रिटायरमेंट और डेथ में भी ये काम चेंज नहीं होगा, बिल्कुल 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 सेम रहेगा। तो रीवैल्यूएशन के लिए चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, ट्रीटमेंट रिमेन सेम। नॉर्मल रिवैल्यूएशन ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड पीएसआर, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन कैपिटल एडजस्टमेंट, गेनिंग अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। क्लियर है? पक्का? 100%? वेरी गुड। आ जाओ इसी पार्ट में दूसरा एडजस्टमेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, रिजर्व्स इन द बैलेंस शीट। अगर पार्टनर के एडमिशन या रिटायरमेंट या डेथ के समय जो आपको एग्जिस्टिंग फर्म की बैलेंस शीट है उसमें कोई रिजर्व्स दिख रहा है, जनरल रिजर्व, कोई भी रिजर्व, रिटेन्ड अर्निंग, पीएल अकाउंट बोल के बैलेंस दिख रहा है, या कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस दिख रहा है जैसे फिक्टिशियस एसेट, पीएल का डेबिट बैलेंस, अगर ऐसा कोई आइटम दिख रहा है, दिस रिप्रेजेंट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस। अब ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस है, मतलब कमाया है बट पार्टनर्स में अभी बांटा नहीं गया। अगर मान लो रिजर्व्स दिख रहा है 20 लाख का, पार्टनर्स थे ए बी, अब वो सी को लेके आ रहे हैं। सी के आने से पहले ये 20 लाख का जो प्रॉफिट है ए और बी बांट लेंगे। क्या कर लेंगे? ए और बी बांट लेंगे। कौन सी रेशियो में? अपनी ओल्ड पीएसआर पे। कौन सी रेशियो में? अपनी ओल्ड पीएसआर में। अगर प्रॉफिट बांटना आता है तो लॉस भी अगर है तो ए और बी अपने में लॉस बांट लेंगे ओल्ड पीएसआर में। तो अगर कोई भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉस है एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन, वो प्रॉफिट लॉस पार्टनर्स ओल्ड पीएसआर में अपने आप में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो। डन है बात? बिल्कुल सिंपल। तुमको अगर रिजर्व्स दिख रहा है, लॉसेस दिख रहा है, उसको सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट दो। रिजर्व्स है, प्रॉफिट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में बांट दो, ओल्ड पीएसआर। लॉस है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में बांट दो, ओल्ड पीएसआर। अब इसमें 2 प्रॉब्लम्स आपको हमेशा हमेशा रहेगी। पहला प्रॉब्लम, कभी कभी क्वेश्चन बोल देता है वैल्यू ऑफ रिजर्व शैल नॉट बी ऑल्टर्ड। लो वापस, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अलग हो गया, ये वैल्यू ऑफ रिजर्व शैल नॉट बी ऑल्टर्ड मतलब अगर पहले 20 लाख का रिजर्व था, सी के आने के बाद भी 20 लाख का रिजर्व बैलेंस शीट में दिखना चाहिए, मतलब हम लोग रिजर्व की वैल्यू चेंज नहीं करेंगे। फिर वही हिसाब करना है बट वैल्यू चेंज नहीं करना है। अगर हिसाब करना है, वैल्यू चेंज नहीं करना है, तो हम लोगों को बताओ क्या करना पड़ेगा? सोल्यूशन दो। सर हम लोगों को कैपिटल एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। वही बिल्कुल सिंपल टेक्निक। पहले ये 20 लाख किसका था? पहले ये 20 लाख किसका था? ए और बी का। अब ये किसका किसका हो जाएगा? ए बी और सी का। तो जो गेन किया वो डेबिट, जो सेक्रीफाइस किया वो क्रेडिट। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सिंपल आपको ये टेबल बनाना है, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो बांट दो, बात खत्म। पहले बताइए बात समझ में आया? अगर क्वेश्चन बोल दे रिजर्व्स की वैल्यू को चेंज नहीं करना है तो आप रिजर्व बैलेंस शीट में बाद में भी वैसा ही दिखाएंगे, सिर्फ रिजर्व का जो पैसा है उसका कैपिटल एडजस्टमेंट हिसाब कर देंगे। पहले ओल्ड रेशियो फिर न्यू रेशियो, अपने आप पार्टनर्स कैपिटल में गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये पहला प्रॉब्लम अराइज होता है। दूसरा प्रॉब्लम, कुछ कुछ रिजर्व्स फंड की नेचर में होते हैं, फंड के नेचर में, जैसे वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, जैसे
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। अगर ऐसे कोई रिजर्व है जो हमने किसी लायबिलिटी को मीट करने के लिए या फिर किसी एसेट की वैल्यू को गिरने से बचाने के लिए या एसेट की वैल्यू को गिरने के लिए डिम्यूनिशन के लिए अगर कोई रिजर्व या प्रोविजन सेट असाइड करके रखा है तो उसका क्या करना है। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। मान लो बैलेंस शीट में एक वर्कमैन कंपेंसेशन फंड दिखाई दे रहा है 10,000 का, ठीक है। नए पार्टनर का एडमिशन हो रहा है या रिटायरमेंट डेथ कुछ भी हो रहा है। हम लोगों को बोला गया कि आज के दिन तक वर्कमैन कंपेंसेशन की लायबिलिटी है 8,000 रुपए। मतलब ये जो फंड बना के रखा था, क्यों बना के रखा था? अगर किसी वर्कमैन को कंपेंसेशन देना पड़े तो हम लोग इस फंड से दे देंगे, अलग से हम लोगों को रिजर्व्स या प्रॉफिट से निकालने का जरूरत नहीं है, हमने पहले से ही सेट असाइड कर लिया। अब 10,000 का हमने फंड बना के रखा, आज तक की लायबिलिटी 8,000 है। मतलब 2,000 का जो फंड बना के रखा वो एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, वो ऐसा प्रॉफिट है जो हमने बांटा भी नहीं और जिसकी जरूरत भी नहीं है। तो ये जो 2,000 रुपए का प्रॉफिट होगा, ये 2,000 रुपए का प्रॉफिट हम लोग ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड पीएसआर जैसे बांटते थे वैसे बांट के खत्म कर देंगे और 8,000 का वर्कमैन कंपेंसेशन फंड या वर्कमैन कंपेंसेशन लायबिलिटी बोल के बैलेंस शीट में दिखाई देगा। अगर कोई ऐसा फंड या ऐसा रिजर्व है जिससे रिलेटेड कोई लायबिलिटी है या कोई एसेट की वैल्यू को गिरने से आपको उसके लिए पहले से ही आपने वो रिजर्व बना रखा है, तो आपको क्या करना है? टू द एक्सटेंट ऑफ रिक्वायरमेंट वो फंड आपको रखना है। बैलेंस जो एक्स्ट्रा है वो ओल्ड पार्टनर ओल्ड पीएसआर में बांट के खत्म कर देना, उसकी आपको जरूरत नहीं है। वो रिटेन्ड अर्निंग है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, वो बांट दो। सर मान लो ये 10,000 में 3,000 ही चाहिए तो 7,000 बांट दे यार। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है 8,000 का बनाया हुआ, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू दिख रहा है यहां पे 12,000 और बोल रहा है आज के दिन मार्केट वैल्यू 10,000 है। ओके, हमको डर लग रहा था इन्वेस्टमेंट का वैल्यू गिर सकता है, इसीलिए हमने 8,000 का फंड बना के रखा था। 2,000 वैल्यू गिर गया, अब 8,000 का फंड बना रखा है, 2,000 का वैल्यू गिर गया, मतलब 6,000 जो है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, वो पड़ा हुआ है बेकार, उसका कोई काम नहीं है। 6,000 को ओल्ड पार्टनर ओल्ड पीएसआर में रिजर्व बांट दो, प्रॉफिट बांट दो, पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट कर दो। बैलेंस 2,000 का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड छोड़ो। क्यों छोड़ो? क्योंकि इन्वेस्टमेंट को बचाने के काम में आएगा। तो सर क्या इस इन्वेस्टमेंट का रिवैल्यूएशन करना है? मत करना, इसके लिए तो ऑलरेडी एक रिजर्व बना हुआ है, इसको रिवैल्यूएशन से रूट नहीं करना। ये 12 दिखेगा, 2,000 का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड लायबिलिटी साइड में दिखेगा, नेट में 10,000 वैल्यू आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर कोई भी ऐसा फंड हो, रिजर्व हो जो किसी लायबिलिटी को मीट करने के लिए बनाया गया है, टू द एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी वो फंड रहेगा। उससे एक्सेस जो फंड बनाया हुआ है वो ओल्ड पार्टनर ओल्ड पीएसआर में रिजर्व बोल के प्रॉफिट बोल के डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो रिजर्व में क्या सीखा? पहला बात सीखा, अगर रिकंस्टिट्यूशन के टाइम में कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉस है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड पीएसआर में बांटेंगे। कभी कभी बोल सकता है वैल्यू ऑफ रिजर्व ऑल्टर नहीं करना है, तो हम लोग कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। कोई अगर ऐसा रिजर्व है जो किसी लायबिलिटी को मीट करने के लिए बनाया गया है, टू द एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी उतना रिजर्व हम लोग रखेंगे, एक्सेस जो है वो ओल्ड पार्टनर ओल्ड पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर है क्या? ये 2 एडजस्टमेंट मेरे को आपके साथ डिस्कस करने थे। रिकंस्टिट्यूशन में 3 एडजस्टमेंट डिस्कस हो गया, गुडविल, रीवैल्यूएशन या प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट एंड तीसरा रिजर्व। बिल्कुल क्लियर है? आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा जॉइंट लाइफ पॉलिसी एंड सेपरेट लाइफ पॉलिसी। डन? बाय बाय।